नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सुप्रीम कोर्ट में अब 18 सितंबर को होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिट पिटीशन पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर रिट पिटीशन पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सीएम हेमंत सोरेन का स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए मामले को टालने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 18 सितंबर को होगी। हालांकि हेमंत सोरेन की ओर से आज होने वाले रिट पिटीशन की सुनवाई को टालने का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री की ओर से दायर आवेदन में कहा गया था कि उनके वकील की तबीयत खराब है, इस कारण वह 15 सितंबर को निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकेंगे, इसलिए अदालत दूसरी तिथि निर्धारित करे। बता दें कि हेमंत सोरेन ने जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी द्वारा जारी समन के आलोक में पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले कानूनी रास्ता अपनाया है। उन्होंने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया था। इसमें पीएमएलए 2022 की धारा 50 और धारा 63 को असंवैधानिक बताया गया है। साथ ही केंद्रीय एजेंसी द्वारा उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान करने का आरोप लगाया गया है, इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप करते हुए समन को स्थगित करे या पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दे। झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, क्यों हो रही घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली, कब होगा विश्वविद्यालय आयोग का गठन। झारखंड हाईकोर्ट ने जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी विश्वविद्यालय का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने महाअधिवक्ता राजीव रंजन को बुलाया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि संविदा या घंटी आधारित शिक्षकों की कब तक बहाली होती रहेगी, नियमित बहाली क्यों नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय अनुबंध पर चल रहे हैं। ऐसा होने से बैकडोर नियुक्ति को बढ़ावा मिलता है। नियमित नियुक्ति होने से राज्य के विश्वविद्यालय में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ेगा। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि सारे विश्वविद्यालय में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि सभी रिक्त पदों पर नियमित बहाली की प्रक्रिया कब शुरू करेगी। यह भी पूछा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कब तक करेगी। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। झारखंड और बंगाल में फिर आंदोलन करेंगे कुर्मी समाज के लोग। 20 सितंबर को है रेल चक्का जाम करने की तैयारी। कुर्मी समाज ने 20 सितंबर को बृहद पैमाने पर रेल चक्का जाम करने की तैयारी की है। इसे सफल बनाने के लिए कुर्मी समाज झारखंड व बंगाल के कुर्मी बहुल गाँव में कई बार बैठक कर चुका है। आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता हरमोहन महतो ने बताया कि इस बार का रेल चक्का जाम ऐतिहासिक होगा। श्री महतो ने बताया कि इस बार के आंदोलन में झारखंड की खनिज संपदा को बाहर जाने से रोका जाएगा। जब तक कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल नहीं किया जाता तब तक इस तरह आंदोलन चलता रहेगा। सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपक्षीय वार्ता बुलाकर कुर्मी को अविलंब एसटी की सूची में शामिल करने की पहल करे। आगामी 18 से 20 सितंबर तक विशेष सत्र होना है। सांसद विद्युत वरण महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, राज्यसभा सांसद ममता कुमारी व खीरू महतो से अपील की है कि वे सत्र में कुर्मी समाज की मांग फिर से उठाए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। देवघर में फिर पांव पसार रहा लंपी वायरस, जिले में वैक्सीन नहीं। देवघर जिले में लंपी वायरस एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। जिले के हर प्रखंड में लंपी वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। मोहनपुर और देवघर प्रखंड क्षेत्र में गाय के शरीर पर चेचक टाइप के लक्षण देखने को मिले थे। इसके बाद विभाग ने 100 से अधिक मवेशियों का इलाज किया। विभाग के पास लंपी वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन का भी स्टॉक समाप्त हो चुका है। पशुपालन विभाग ने सभी जिलों को वैक्सीन खरीदने के लिए आदेश जारी किया है। देवघर प्रखंड के रिखिया में गाय बैल के अलावा बकरी में भी इस वायरस के लक्षण मिले हैं। वायरस को लेकर विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने इस तरह के मवेशी के सीरम लेकर जांच के लिए रांची भेजे हैं। रांची से भोपाल जांच के लिए भेजा जाएगा। हालांकि विभाग इसे लंपी वायरस का लक्षण मानकर उपचार कर रहा है। झारखंड में हो रही झमाझम बारिश, 17 सितंबर के बाद आसमान होगा साफ। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए जारी किया है अलर्ट। झारखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार जो निम्न दबाव का क्षेत्र था आज वो विस्तृत हुआ है। मानसून टर्फ बीकानेर जमशेदपुर होते हुए क्रॉस कर रहा है। एक और टर्फ झारखंड होता हुआ जा रहा है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश गढ़वा में रिकॉर्ड की गई है। झारखंड में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने
की संभावना है। राज्य में 16 सितंबर तक बारिश की संभावना है। राज्य में 34% अभी कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा, इस बारिश से बारिश की कमी दूर हो सकती है। किसान भाइयों को इस बारिश से बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो रोपनी की है उसमें किसानों के लिए बड़ी राहत है। साहिबगंज में दिन दहाड़े स्कॉर्पियो पर बमबाजी, सुबेश मंडल समेत 5 लोग घायल। साहिबगंज जिले के साहिबगंज राजमहल मुख्य पथ पर तालझारी थाना क्षेत्र के मस्कलैया में दिन दहाड़े स्कॉर्पियो पर हुई बमबाजी में कन्हैया स्थान निवासी सुबेश मंडल सहित 5 लोग घायल हो गए। इस दौरान ड्राइवर की सूझबूझ दिखाते हुए घायल अवस्था में सीधे राजमहल थाना पहुंचा, जहां से राजमहल थाना पुलिस ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। घायल सुबेश मंडल ड्राइवर सुभाष पासवान को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। धेसु मंडल का इलाज किया जा रहा है। 2 अन्य लोगों का इलाज निजी संस्थान में चल रहा। पीड़ित सुबेश मंडल ने पुलिस को बताया कि वह साहिबगंज से करीब 2 बजे अपने घर के लिए निकले थे। घर आने के क्रम में अचानक मस्कलैया के समीप 2-3 बाइक पर सवार 4-5 की संख्या में अपराधियों ने बमबाजी शुरू कर दी। सभी लोग हथियार भी लहरा रहे थे। घटना के बाद जब ड्राइवर गाड़ी को लेकर भागने का प्रयास किया तो कुछ दूर तक उन लोगों ने पीछा भी किया। रांची नगर निगम का आदेश, तालाब गंदा किया तो 25,000 तक लगेगा दंड और 6 महीने की जेल। शहर के तालाबों को गंदा करने वाले पर रांची नगर निगम 100 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक जुर्माना लगाएगा। जुर्माने के बाद भी अगर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो वह 6 महीने के लिए जेल भेजे जा सकते हैं। इस संबंध में अपर प्रशासक ने आदेश जारी किया है। इसके तहत उन्होंने शहर को 4 जोन में बांटते हुए सभी जलाशयों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। पहली बार गलती करते पकड़े जाने पर 100 रुपए जुर्माना लगेगा, दूसरी गलती पर 10,000 व तीसरी गलती पर 25,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। गिरिडीह पचम्बा पथ बनेगा 4 लेन, 39.17 करोड़ की मिली स्वीकृति। गिरिडीह पचम्बा के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। शीघ्र ही उक्त पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। यह सड़क वर्तमान में 2 लेन है, लेकिन इस राजकीय उच्च पथ को 4 लेन बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग ने 39.17 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। काफी लंबे समय से पथ के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी। गिरिडीह सदर विधायक सुदीप्त कुमार सोनू की पहल के बाद पथ निर्माण विभाग ने पथ के 4 लेन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे शीघ्र चालू करने का निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिया है। पथ निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव ने प्रधान लेखाकार को स्वीकृति आदेश की प्रति भेजी है, जिसमें बताया गया कि पथ को 4 लेन बनाने के लिए 39,16,63,300 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4 लेन निर्माण का 60% भौतिक लक्ष्य प्राप्त करना होगा, जबकि शेष 40% का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्ण कर लेना होगा। संयुक्त सचिव ने पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिया है कि प्रति माह नियमित रूप से प्रगति कार्य की समीक्षा करेंगे। HEC कर्मियों ने किया राजभवन मार्च, आधा शहर जाम में फंसे। रांची शहर में गुरुवार को फिर लोग जाम से परेशान रहे। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस प्रशासन का मैनेजमेंट सिस्टम फेल रहा। हरमू रोड से जाम की शुरुआत हुई, जो धीरे धीरे बढ़कर आधे शहर में फैल गया। करीब 4 घंटे तक लोग जाम से जूझते रहे। गाड़ियां सरकती रही। स्कूल बस हो या एम्बुलेंस या फिर ऑटो कार, सिटी बसें या दोपहिया वाहन, सभी जाम में फंसे रहे। दरअसल HEC को आर्थिक संकट से बाहर निकालने, कामगारों के बकाया वेतन भुगतान और कंपनी के निजीकरण के विरोध में श्रमिक यूनियन और राजनीतिक पार्टियों ने गुरुवार को सुबह 10 बजे राजभवन मार्च निकाला, धरना प्रदर्शन किया। मांगों को लेकर यह मार्च और प्रदर्शन पहले से प्रस्तावित थे। करीब 4 दिन पहले श्रमिक यूनियन ने इसकी घोषणा भी कर दी थी, लेकिन HEC परिसर से राजभवन तक आने वाले प्रदर्शनकारियों के कारण सड़क पर कहीं जाम न लगे, इसका बेहतर इंतजाम नहीं किया जा सका। झारखंड सरकार के पूर्व IPS अधिकारी नीरज सिन्हा को बनाया गया JSSC का नया चेयरमैन 27 सितंबर से संभालेंगे पदभार। सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी नीरज सिन्हा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नीरज सिन्हा को 27 सितंबर के प्रभाव से इस पद पर नियुक्त किया गया है। वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। उनकी जन्म तिथि 8 जनवरी 1962 है। फिलहाल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सुधीर त्रिपाठी JSSC के अध्यक्ष पद पर आसीन है। उनका कार्यकाल 26 सितंबर को समाप्त हो रहा है। JSSC के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री
नीरज सिन्हा झारखंड कैडर के IPS अधिकारी रहे हैं। वह रांची में वरीय पुलिस अधीक्षक के पद से लेकर राज्य के पुलिस महानिर्देशक के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। 2 माह पूर्व वह पुलिस महानिर्देशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री सिन्हा दूसरे सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं जिन्हें यह पद मिला है। इसके पहले नियाज अहमद को इस पद पर नियुक्त किया गया था। झारखंड में अपराधी बेखौफ कारोबारी को गोली मारकर फरार। जमीन विवाद को लेकर 5 साल में 101 हत्याएं। 2 नकाबपोश अपराधियों ने गुरुवार सुबह करीब 9:45 में अरसंडे निवासी जमीन कारोबारी 45 वर्षीय अवधेश यादव को गोली मार दी और फरार हो गए। वारदात कांके ब्लॉक ऑफिस के गेट नंबर 2 पर हुई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से अवधेश को कांके जनरल अस्पताल पहुंचाया गया। यहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पल्स अस्पताल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में बीते 5 सालों में जमीन विवाद पर 101 लोगों की हत्या हुई है। यहां डॉक्टरों ने सर्जरी कर उनके शरीर में लगी 6 गोलियों को बाहर निकाल दिया है। हालांकि उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों के अनुसार अगले 5 दिन उनके लिए बेहद अहम होंगे। जिस समय वारदात हुई उस वक्त ब्लॉक चौक के पास काफी भीड़ थी। कांके ब्लॉक चौक पर पुलिस सहायता केंद्र है जहाँ 24 घंटे 2 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। बताया जाता है कि अवधेश अपने घर की गली से स्कूटी पर सवार होकर निकले थे। वह जैसे ही प्रखंड कार्यालय के गेट पर पहुंचे वहां पहले से मौजूद 2 अपराधियों ने उनकी स्कूटी को रोका और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दोनों अपराधियों ने मुंह पर गमछा बांध रखा था। अपराधियों ने 8 गोलियां चलाई जिनमें 6 गोलियां अवधेश को लगी जबकि 2 छूकर निकल गई। गंभीर घायल अवधेश सड़क पर गिर गए। संकट मोचन मंदिर प्रकरण पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने जताई आपत्ति। श्री महावीर मंडल रांची महानगर जाएगा कोर्ट। झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड में सनातनी मठ और मंदिरों का सरकारीकरण और कांग्रेसीकरण पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। झारखंड धार्मिक न्याय बोर्ड के द्वारा कई मंदिरों की न्याय समिति को भंग कर उसमें सनातनी समाज के धार्मिक लोगों को छोड़कर सत्ताधारी दलों के कार्यकर्ताओं को शामिल किए जाने का विरोध किया है। इधर श्री महावीर मंडल रांची महानगर कोर कमेटी की बैठक गुरुवार को हुई। मंडल अध्यक्ष कुणाल आजमानी ने कहा कि श्री संकट मोचन मंदिर को धार्मिक न्याय पार्षद के अंदर लाना गलत है क्योंकि इस मंदिर का वर्षों से रख रखाव निजी हाथों से हुआ है। झारखंड गठन के बाद से कभी भी न्याय पार्षद के लोग इस मंदिर को देखने तक नहीं आए। श्री महावीर मंडल रांची महानगर इसके खिलाफ कोर्ट जाएगा क्योंकि यह मंदिर निर्मोही अखाड़ा अयोध्या से पंजीकृत है। पार्षद द्वारा एक नई कमेटी बनाकर घोषणा करना गलत है। मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी अपने स्तर से श्री महावीर मंडल रांची महानगर ले रहा तो झारखंड सरकार को तकलीफ हो रही है। धनबाद से राजकोट के लिए मिलेगी अब सीधी ट्रेन। अहमदाबाद में उतर बदलने का झंझट खत्म। 6 ट्रेनों का रूट बढ़ा। कोलकाता से अहमदाबाद जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन अब जल्द ही गुजरात के राजकोट तक जाएगी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने 6 अलग अलग रूटों की ट्रेनों को राजकोट तक विस्तार की सूचना ट्विटर पर शेयर की है। इनमें कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस भी शामिल है। जल्द ही इस ट्रेन के राजकोट तक चलने की तिथि की घोषणा हो जाएगी। अभी धनबाद से गुजरात के सूरत, भावनगर और गांधीधाम के लिए सीधी ट्रेन है। राजकोट पहुंचने के लिए अहमदाबाद से ट्रेन बदलनी पड़ती है। कोलकाता अहमदाबाद के विस्तार से धनबाद से राजकोट के लिए सीधी ट्रेन मिल जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा जेपीएससी घोटाले के आरोपियों की अभियोजन स्वीकृति में क्यों हो रही देरी। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रथम व द्वितीय जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की सीबीआई जांच और राज्य सरकार की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई के पक्ष सुनने के बाद जाँच की स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर लिया है। खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि सीबीआई द्वारा जिन आरोपियों की राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति मांगी गई थी उस पर क्या हुआ, इसमें विलंब क्यों हो रहा है, किनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2023 को होगी। इसमें पूर्व नियुक्त अधिकारियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि नियुक्ति हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में वेतन रिलीज भी किया गया है। राज्य सरकार ने उनकी सेवा को संपुष्ट भी किया है तथा लगातार प्रोन्नति भी दी गई है। वैसे स्थिति में राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं है। वरीय अधिवक्ता श्री कुमार ने खंडपीठ से अपील याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने पैरवी की है।
बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी पर झामुमो हुआ हमलावार, बीजेपी ने पलट कर दिया जवाब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा सुनील तिवारी को लेकर चिंता जाहिर करने और उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगने पर झामुमो ने सवाल खड़ा किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आखिर यह सुनील तिवारी है कौन, क्या करते हैं जिनकी सुरक्षा के लिए बाबूलाल मरांडी इतना चिंतित है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को भी पत्र लिख रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए झामुमो महासचिव ने कहा कि सुनील तिवारी के बारे में जब हमने पता करना शुरू किया कि सुनील तिवारी हैं क्या और बाबूलाल से उनका क्या रिश्ता है, तो याद आया कि 2021 में जिस परंपरा को बीजेपी नेता चिन्मयानंद ने शुरू किया था, ब्रजभूषण सिंह ने उसे आगे बढ़ाया और उसी पगडंडी पर चलते हुए सुनील तिवारी ने लंबी गाथा लिखी, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। हम तो सोच रहे थे कि वह आंदोलनकारी होंगे इसलिए जेल गए, पर मालूम किया तो पता चला कि एक नाबालिग जो उनके घर में बाल श्रमिक के तौर पर काम कर रही थी, उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस कांड में वे जेल जा चुके हैं और बेल पर बाहर है। यह वही सुनील तिवारी है जिनके संबंध योगेंद्र तिवारी से है। बाबूलाल मरांडी के भाई के साथ संबंध है। इनकी पत्नी भी संथाल परगना बिल्डर्स कंपनी में निर्देशक रह चुकी है। गढ़वा में ऐप की मदद से अंग्रेजी सीख रहे स्कूली बच्चे 5000 से अधिक किताबें पढ़ने की सुविधा। झारखंड के गढ़वा जिले के स्कूली विद्यार्थियों की भाषाई दस्ता बढ़ाने में रीड अलांग नामक ऐप मददगार साबित हो रहा है। फिलहाल जिले के करीब 200 स्कूलों के 5000 विद्यार्थी इस ऐप से जुड़कर भाषाई दस्ता हासिल कर रहे हैं। ऐप में बतौर असिस्टेंट दिया भाषाई ज्ञान बढ़ाने में मददगार बन रही है। ऐप से अब तक 5000 से अधिक किताबें और 15000 से अधिक हिंदी अंग्रेजी की कहानियां पढ़ी जा चुकी है। छात्र अंग्रेजी भाषा सीखने में अधिक रुचि ले रहे हैं। नीति आयोग के साथ मिलकर काम करने वाला एक एनजीओ इस ऐप को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। एनजीओ के गांधी फेलो दुर्गेश तिवारी बताते हैं कि प्रयोग के तौर पर मेराल प्रखंड के करकोमा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में बच्चों को ऐप से जोड़ा गया है। सभी शिक्षकों को भी स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पहले दिन स्कूल के विद्यार्थियों से अंग्रेजी भाषा के स्तर की जानकारी ली गई। स्कूल के बच्चे में अंग्रेजी भाषा की समझ की कमी थी। इसके बाद बच्चों और शिक्षकों को ऐप की खासियत की जानकारी दी गई। तब स्कूली बच्चे हिंदी अंग्रेजी कहानियां पढ़ने लगे। कहानियां पढ़ने के दौरान बच्चों में हो रही अशुद्धियों पर असिस्टेंट दिया उसे अलर्ट करती है, साथ ही उसका सही उच्चारण और उसका अर्थ भी समझाती है। बोकारो के चास में सड़क किनारे लगे सूखे पेड़ दे रहे दुर्घटना को आमंत्रण, नहीं ले रहा कोई सूद। बोकारो जिला अंतर्गत चास स्थित पत्थल कट्टा साइट के सड़क किनारे लगे सूखे व सड़े पेड़ दुर्घटना को आमंत्रण दे रही है। कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। बता दें कि 2-3 साल में कई बार घरों पर पेड़ गिर चुका है। घटना के पूर्व स्थानीय लोगों ने कई बार संबंधित विभाग को आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 सितंबर की देर रात पतित पावन पांडे व नितेश पांडे के घर पर एक पेड़ गिर गया था, जिससे घर क्षतिग्रस्त हो गया था। पेड़ को हटाने के लिए स्थानीय लोग ने नगर निगम, वन विभाग, थाना में गुहार लगाई थी, लेकिन 12 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। तब आक्रोशित ग्रामीणों ने गिरे पेड़ को हटाने के लिए चास चंदन कियारी मुख्य पथ को जाम कर दिया था। वर्तमान में सड़क किनारे 4 बड़े पेड़ हैं जो सड़ या सूख गए हैं। एक पेड़ का स्थिति बहुत खराब है जो कभी भी गिर सकता है। सार्वजनिक स्थलों पर जगह जगह धुएं का छल्ला उड़ाते और थूकते दिख जाएंगे लोग, कोटपा का नहीं होता पालन। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कोटपा कानून बनाया गया है। इस कानून का सख्ती से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है। बावजूद इसके धनबाद में सार्वजनिक स्थलों पर जगह जगह धुएं का छल्ला उड़ाते और थूकते हुए लोग दिख जाएंगे। इससे न केवल धूम्रपान करने वाले लोग खुद बीमार हो रहे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी विभिन्न तरह की बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। धनबाद जिले में कोटपा कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम गठित की गई है। इन्हें सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का सेवन करने वालों को और खुले आम बेचने वाले के खिलाफ समय समय पर अभियान चलाकर इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी है। खुले आम तंबाकू का सेवन व बेचने पर लगाम लगाने वाले अधिकारियों के कार्यालयों के आसपास ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विभागीय उदासीनता का आलम यह है कि जिले में 9 साल में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करते और नियमों की अनदेखी कर इनकी बिक्री करते मात्र 20 लोग पर जुर्माना लगाया गया है। इन पर कुल 1600 रुपए जुर्माना लगाया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।